अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनोरिज्म के बारे में। ये ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है वाइडनिंग, क्योंकि इसमें आर्टरीज की वाइडनिंग हो जाती है, तो इसलिए हम इसको एनोरिज्म कहते हैं। नॉर्मल जो आर्टरी का डायमीटर होता है हर बंदे का, वो डिपेंड करता है उसकी एज के ऊपर, जेंडर मेल और फीमेल में, बॉडी साइज और दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास तकरीबन 50% डायलिटेशन हो जाए या उससे ज्यादा और एक जगह की हो यानी लोकलाइज्ड हो, तो उसका हम एनोरिज्म कहेंगे। और अगर हमारे पास 50% से डायलिटेशन कम हो तो उसको हम एक्टेजिया कहते हैं। और अगर हमारे पास डिफ्यूज आर्टीरियल इलाजमेंट हो और वो भी सेवरल या सेगमेंट्स को इन्वॉल्व कर रहा हो, तो उस और ग्रेटर देन 50% भी हो तो उसको हम आर्ट्रियोमेगैली कहते हैं। क्लासिफिकेशन एनोरिज्म की दी हुई है अकॉर्डिंग टू वॉल्व्स। अगर सारी वॉल्व्स इसमें इन्वॉल्व होगी आर्टरी की तो उसको ट्रू कहेंगे एनोरिज्म। अगर जो है हमारे पास फाइब्रस टिश्यू इन्वॉल्व है तो उसको फॉल्स कहेंगे। मॉर्फोलॉजी के लिहाज से दो टाइप्स है, फ्यूजिफॉर्म और सेक्युलर। इटियोलॉजी के लिहाज से एथिरोमेटस, जिसमें एथिरोमा कॉज होता है, माइकोटिक में कॉज होता है, बैक्टीरिया होता है, और कोलेजन डिजीज में। और इसके अलावा ट्रोमेटिक एनोरिज्म होता है, ठीक है, जिसमें ट्रोमा की वजह से डायलिटेशन हो जाती है आर्टरी की। ट्रू और फॉल्स को देखते हैं पहले। ट्रू में हमारे पास सारे लेयर्स होती है आर्टीरियल वॉल की। आर्टरी की 3 लेयर होती है, इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया। तो एडवेंटिशिया आउटर लेयर होती है, मीडिया इनर और मिडल लेयर होती है, और इंटीमा इनर मोस्ट लेयर होती है। तो अगर तीनों लेयर्स अगर इन्वॉल्व है एनोरिज्म, मतलब उनकी तीनों की डायलिटेशन हुई है, तो उसको ट्रू एनोरिज्म कहेंगे। और अगर हमारे पास फॉल्स तब होगी जब डायलिटेशन कवर्ड बाय थिक फाइब्रिनस कैप्सूल, एक ही उसकी अगर डायलिटेशन हुई है और उसके इर्द गिर्द सिर्फ एक फाइब्रस कैप्सूल है, तो उसका हम फॉल्स एनोरिज्म कहेंगे। फ्यूजी फॉर्म में हमारे पास पूरी हमारे पास आर्टरी का सर्कमफेरेंशियल डायमीटर जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, जबकि हमारे पास सेक्युलर में जस्ट एक पोर्शन जो होता है आर्टरी का, उसमें तीनों लेयर्स की डायलिटेशन होती है, ठीक है। होती तीनों लेयर्स इन्वॉल्व है लेकिन एक पोर्शन पे होगी तो सेक्युलर होगा। अगर पूरी होगी सिमेट्रिकल सर्कमफेरेंशियल इन्लार्जमेंट होगी तो उसका हम फ्यूजी फॉर्म कहेंगे। और सेक्युलर में एनोरिजल डीजनरेशन होती है अफेक्टिंग ओनली पार्ट ऑफ द आर्टेरियल सर्कमफेरेंशियल। सुडो एनेरिज्म ऐसे होता है कि हमारे पास एक वेसल की इंजरी होती है, ठीक है, और उसमें से ब्लड जो है वो बाहर निकलने लग जाता है। जब ब्लड की लीक होती है तो यहाँ पे एक इस एक्स्ट्रा वोसेटेड ब्लड का एक हीमाटोमा बन जाता है। तो वो एक ऐसी पिक्चर दे रहा होता है कि डायलिटेशन हुई है, लेकिन एक्चुअली वो आर्टरी की डायलिटेशन नहीं होती, वो हीमाटोमा की वजह से जो है हमें वाइडनिंग नजर आ रही होती है जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। सो दिस इज एक्चुअली सूडो एनेरिज्म। एनोरिज्म जो है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, उनकी लोकेशन और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो एब्डोमिन में, एब्डोमिनल अयोटा में एनोरिज्म होने के चांसेस 65% है। थोरेसिक अयोटा में एनोरिज्म होने के चांसेस 19%। एब्डोमिनल एब्डोमिनल अयोटा प्लस इलियक में 13%। थोरैको एब्डोमिनल 2% एंड आइसोलेटेड इलियक में जस्ट 1% चांसेस है एनोरिज्म होने में के। पेरिफेरी के अकॉर्डिंग से देखें, पॉप्लिडियल में 70%, फीमोरल आर्टरी में 90% और कैरोटिड में 4%, सब क्लेवियन में 2%, सेरिब्रल में भी 2% होते हैं। स्प्लेनिक में कम, मिजेंटेरिक और रीनल में जस्ट 0.5% चांसेस होते हैं एनोरिज्म होने के। एब्डोमिनल एयोटा एनोरिज्म, अब हम सबसे पहले इस वीडियो में जस्ट हम इस पे फोकस करेंगे एब्डोमिनल एयोटा एनोरिज्म के बारे में। इसका इंसिडेंस होता है 2 to 5% होता है। जैसे जैसे मर्दों की स्पेशली उम्र बढ़ती जाती है 60 ईयर से अबव, तो उनके चांसेस जो है एनोरिज्म होने के भी बढ़ते जाते हैं। वुमेन में इसके चांसेस कम होते हैं और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में भी कम होते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसके। रिस्क फैक्टर में हमारे पास अथेरोस्क्लेरोसिस, 90% केसेस में जो लोग स्मोकिंग करते हैं, हाइपरलिपिडीमिया है, डायबिटीज है, उनमें चांसेस बढ़ते जाते हैं। मेल में ज्यादा होंगे, एज बढ़ती हुई एज के साथ होंगे। इसके अलावा फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में भी चांसेस होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में जैसे मार्फन सिंड्रोम या एहलर-डायन सिंड्रोम, इनमें भी होने के चांसेस है। तो अब हमारे पास हमने जैसे पढ़ा था इसकी पैथोजेनेसिस को देखेंगे। तो ट्यूनिका इंटरमीडिया इनरमोस्ट लेयर होती है, उसके बाद ट्यूनिका मीडिया में हमारे पास इलास्टिक टिश्यू होती है, जिस मसल फाइबर्स होते हैं। और एडेंटिशिया जो होती है आउटर मोस्ट होती है लेयर, उसके अंदर कोलेजनस लेयर होती है। तो अगर हमारे पास स्मोकिंग पर बंदा करता है, जेनेटिक्स है या एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है बॉडी में, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। और ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है जाके इन लेयर्स के मसल इलास्टिक टिश्यूज को कोलेजन की डिग्रेडेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एट द एंड डायलिटेशन हो जाती है। अब्डोमिनल एयोटा एनेरिज्म के जो सिक्यूल है, यानी आगे रिजल्ट में क्या होगा उनके, एक दफा वाइडनिंग होगी, क्योंकि अगर 50% वाइडनिंग हुई भी है, इलार्जमेंट हुई है, डायलिटेशन हुई भी है, तो उसको हम एनोरिज्म कहते हैं ना। तो अब इसकी कॉम्प्लिकेशन फर्दर क्या हो सकती है कि इसके अंदर एक्सपेंशन होगी, यानी इसकी फर्दर जो है इसका डायमीटर एक्सपैंड करेगा। इसके अलावा जब फर्दर डायमीटर एक्सपैंड करेगा तो उसके रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स बनने के चांसेस होंगे, यानी यहाँ पे थ्रोम्बस बनेगा, फिर वो ट्रैवल करके हार्ट पे चला जाएगा या इधर उधर चला जाएगा। तो अगर एक डायमीटर से ज्यादा ऑक्यूपाई स्पेस करेंगे ये, तो इर्द गिर्द वाले जो स्ट्रक्चर होंगे उनकी कंप्रेशन होने लग जाएगी।
प्रोग्रेशन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा एन्युरिज्म, पैथोलॉजिकल चेंजेस आने लग जाएंगे एओर्टा की वॉल के अंदर, और एओर्टा की वॉल थिन हो जाएगी, बल्ज कर जाएगी और रप्चर हो जाएगी। रप्चर को हम एब्डोमिनल एओर्टा के रप्चर को यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे। अब चांसेस कितने हैं रप्चर होने के? अगर हमारे पास डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो 0% चांसेस है कि वो बिल्कुल भी रप्चर नहीं हो सकता। में भी उसको, पेशेंट को कोई सिम्टम्स भी अपेयर ना हो। लेकिन जैसे जैसे डायमीटर बढ़ता जाएगा और डायमीटर हो जाएगा तकरीबन 8 सेंटीमीटर, तो उसके रप्चर होने के चांसेस 50% है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं जब बिफोर रप्चर इन 70% ऑफ द केसेस। और अगर कोई साइन मिले तो हमें वो होते हैं कि एब्डोमिनल पाल्पेशन जब हम करते हैं तो हमें एक पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास महसूस होता है, और पेशेंट को एब्डोमिनल और बैक की डिस्कम्फर्ट होती है। अगर हमारे पास बड़े एनोरिज्म्स है, लार्ज डायमीटर है उनका, तो जीआई सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे उसको अर्ली सेटाइटी हो जाएगी, वॉमिटिंग हो सकती है। अगर इन्फ्लेमेटरी एनोरिज्म है तो उस केस में पेन, फीवर और यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में एज आई मेंशन कि हमें एक पल्सेटाइल मास महसूस होगा जब हम फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट को, लेकिन ये अनरिलायबल होता है। जो अगर हमारे पास अम्बलाइकस के नीचे अगर एनोरिज्म है तो लार्ज हाइपोगेस्ट्रिक अगर एनोरिज्म है तो वो हमें रेक्टल एग्जामिनेशन पे पालपेट कर सकते हैं हमको। इन्वेस्टिगेशन हमने क्या करानी है? एक्सरे करवानी है, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी, एमआरआई और आर्टेरियोग्राफी। एक्सरे में जो है ना, जब हम लंबर स्पाइन रेडियोग्राफ करेंगे तो हमें एग शेल पैटर्न मिलेगी, कैल्सिफाइड। यहाँ पे देखें अगर डायग्राम में, तो हमें कैल्सिफाइड एनोरिज्म वॉल मिल रही है, मतलब कैल्सिफिकेशन हुई है उसकी वॉल के अंदर। अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, लीस्ट एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इससे हम रप्चर को महसूस नहीं कर सकते। इससे बस हम फॉलो अप पे पेशेंट को जब बुलाएंगे तो उसका डायमीटर चेक करते रहेंगे कि कितना डायमीटर है उसका, ट्रांसवर्स डायमीटर देखेंगे कि कितना एक्सपैंड कर रहा है। सीटी इमेजिंग जो है प्रिसाइज टेस्ट होता है, और ये हमें अच्छी इमेज प्रोवाइड करता है एओर्टा की भी, एओर्टा की ल्यूमन की ब्रांचेस की भी, और एडजेसेंट रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स की भी। इससे हमें साइज भी पता लग जाता है एनोरिज्म का, और एक्सटेंट भी पता लग जाता है, एंड रिलेशन टू द रीनल एंड इलियक आर्टरीज। स्पाइरल सीटी जो है उससे हमें 3D इमेज मिल जाता है। तो इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास जो है एनोरिज्म नजर आ रहा है सीटी कराने पे, और इस डायग्राम में देखें तो ये भी नजर आ रहा है हमारे पास। एमआरआई और एमआर एंजियोग्राफी जो है ये यूजफुल होती है प्लान करने में, और फॉलो अप ऑफ एंडोवास्कुलर रिपेयर, यानी सर्जरी के बाद जो है फॉलो अप पे जब बुलाते हैं तो उसमें ये हेल्पफुल होती है, लेकिन ये लेस सेंसिटिव होती है देन सीटी। ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास ये है कि या तो हमने ओपन सर्जरी करेंगे, इंसिजन देके उसको सर्जरी सर्जरी करेंगे, या फिर हम वेसल के अंदर रिपेयर कर लेंगे, जिसको हम एंडोवास्कुलर एनोरिज्म रिपेयर कहते हैं। अब हमने सर्जरी करनी कब है? तब करेंगे जब हमारे पास इसका एब्डोमिनल एओर्टा के एनेरिज्म का डायमीटर जो है वो 5.5 सेंटीमीटर से बढ़ गया है मेन मैन में, और औरतों में ये 5 सेंटीमीटर तक से बढ़ गया अगर, तो उसको हम सर्जरी करके ट्रीट करेंगे। या पेशेंट सिम्टोमेटिक है और जो है उसका एब्डोमिनल एओर्टा जो है एनोरिज्म डायलिटेशन उसकी बहुत जल्दी एक्सपैंड करिए, लाइक 1 साल पहले आपने चेक किया तो वो 4 थी, और नेक्स्ट ईयर जब वो आया तो आपने चेक किया तो 5 थी, तो वो 1 सेंटीमीटर के लिहाज से बढ़ रही है अगर, तो उसके केस में यानी एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो रही है उसमें, तो उसको हम सर्जिकली ट्रीट करेंगे। लेकिन जाहिर है हर चीज़ की कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, तो अगर हम सर्जिकली इसको ट्रीट करें तो उसकी अर्ली कॉम्प्लिकेशंस मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है, रीनल फेलियर, पोस्ट ऑपरेटिव नमूनिया, पैरालिटिक इलियस, कॉलोनिक इस्कीमिया, डिस्टल एमोबिलाइजेशन और पैराप्लेजिया होगा। और लेट कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास एनास्टोमोटिक सीडो एनोरिज्म होगा, प्योटिक एंटेरिक फिस्टुलास, ग्राफ्ट की ऑक्लूजन हो जाएगी और ग्राफ्ट का इन्फेक्शन होगा। अब एंडोवेस्कुलर रिपेयर क्या होती है? क्योंकि हमने पढ़ा है 2 तरीकों से इसको ट्रीट किया जा सकता है, या ओपन सर्जरी या एंडोवेस्कुलर रिपेयर। तो एंडोवेस्कुलर रिपेयर में हमें एक ग्राफ प्लेस करना होता है एनोरिज्म के अंदर, और वो ट्रांसल्यूमिनल प्लेस करना होता है, जो कि एक्सक्लूड कर देता है सैक को फ्रॉम जनरल, मतलब अगर देखें अगर ये जनरल सर्कुलेशन है, ये एब्डोमिन एओर्टा की एनोरिज्म हुई हुई है, तो यहाँ हमने एक ग्राफ प्लेस कर देना है, जिसकी वजह से इसका डायमीटर जो है वो कम हो जाएगा। इसको पैरोडी ने इंट्रोड्यूस किया था 1990 में, और इसका सक्सेस रेट 98% है। इसके जो फायदे देखे गए हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस और मोर्टेलिटी को कम किया जा सकता है एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। हॉस्पिटलाइजेशन को डिक्रीज किया जा सकता है, इससे कॉस्ट भी कम होती है। लेकिन जो इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि एंडो लीक हो सकता है 14 to 20%, इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो, लेकिन डिफरेंट तरह की देखी गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें हमारे पास इस डायग्राम में, तो ये हमारे पास एनोरिज्म यहाँ पे दिखाया हुआ है एब्डोमिनल एओर्टा का, ये इंफ्रा रीनल है, यानी किडनीज रीनल्स के सिस्टम के नीचे जो एओर्टा होता है सो इंफ्रा रीनल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये इन्होंने प्रोस्थेसिस डाला हुआ है, एंडोवास्कुलर प्रोस्थेसिस की मेन बॉडी होती है और विद सेपरेट लिम्स, तो ये यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्या है एंडोवैस्कुलर एब्डोमिनल अयोर्टा एन्युरिज्म की रिपेयर की। उसमें हम लोग इर्द गिर्द की जो आर्टरीज है, इलियक आर्टरी या सुप्रारीनल आर्टरीज, उनको इंजरी हो सकती है, इमोबिलाइजेशन हो सकती है। अगर माइक्रो होगी तो रीनल फेलियर हो सकती है। डिस्टल इमोबिलाइजेशन हो जाती है जिसमें स्कीमिया फिर आगे पेशेंट को हो जाता है। प्रोसीजर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ग्रोइन हीमाटोमा, वुंड इन्फेक्शन और पोस्ट इम्प्लांटेशन सिंड्रोम हो सकता है। जो हम डिवाइस यूज करें उसमें उसकी माइग्रेशन हो सकती है, डी अटैचमेंट हो सकती है, और हमारे पास एंडोलीक्स हो सकते हैं। अब एंडोलीक में हमारे पास यहाँ देखें, ये लीक होते हैं अराउंड द प्रॉक्सिमल और डिस्टल अटैचमेंट साइट। इसमें परसिस्टेंट फ्लो होता है एनोरिज्म के सैक के अंदर, और इसके रिस्क ये है कि एक्सपेंशन फिर भी हो सकती है और फिर भी एब्डोमिनल एओर्टा जो है वो रप्चर हो सकता है। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से ब्लड जो है ये एंडोलीक हो रहा है, कि मतलब एक वेसल्स के अंदर ही हमने ग्राफ डाला हुआ है और उसके अंदर से ब्लड निकल रहा है, तो उसको एंडोलीक कहेंगे। तो जब यहाँ से एंडोलीक होगी तो जाहिर है फिर भी उसके रप्चर और एक्सपेंशन होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट एन्यूरिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एब्डोमिनल अयोर्टा के जो एन्यूरिज्म है इसका रप्चर देखेंगे, और दूसरी जो टाइप्स हैं पोप्लिटियल एन्यूरिज्म या सिफिलिटिक एन्यूरिज्म, उसको जरा डिटेल से देख लेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क।